हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 7th क्लास के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान की है बेटा, जिसमें इतिहास आपकी जो बुक है उससे पढ़ेंगे 3rd चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, 2 उसकी है, नवंबर की है बेटा। ओके, तो चलिए देखो बेटा इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम। जो ये जामा मस्जिद की पिक्चर दिखाई गई हैं आपको यहाँ पर अलग अलग, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल, ठीक है, और उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। तो आपको क्या करना है बेटा, जो आपकी ये इतिहास की बुक है उसमें से इन सभी के बारे में, इनके मतलब कि कब निर्माण हुआ, किसने करवाया, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी लिखनी है मेन। ठीक है, तो अपनी बुक में बेटा देखो यहाँ पे ऐसे मिलेंगे आपको। तो उसमें देखो पहला क्या है, जामा मस्जिद। तो आप ये सारा लिख दोगे इसमें। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ 1-2 वर्ड जो भी आपको लगे वो भी लिख सकते हो। उसके बाद बेटा क्या है आपकी बेगमपुरी मस्जिद। तो इसको यहाँ तक लिखोगे, बनवाई थी, ये मानचित्र मत लिख देना, यहाँ से लेकर ये सारी लिख देना इसमें। ठीक है, ये आपकी बेगमपुरी की मस्जिद है। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर ये है आपकी मोठ की मस्जिद। ठीक है, ये अपनी बुक में देख लेना, यहाँ से मिल जाएगा। ये लिखना है आपको, ये एवं ही है, आप पढ़ के आपको कुछ लगता है लिखने लायक तो आप लिख लेना। फिर यहाँ से जमाली कमाली की मस्जिद कब हुआ, किस शासनकाल में, किस दशक में, तो वो लिख देना। ओके, अब डायग्राम पूछो कि डायग्राम बनाना है क्या, तो डायग्राम बेटा अगर बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो कहीं से मिल जाए तो पेस्ट कर लेना, और नहीं तो रहने देना, फिर नाम लिख के लिख देना। ओके, अब बेटा देखो हम आगे पढ़ते हैं क्या है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे, ठीक है, जैसे कि इल्तुतमिश हो गया, सामंतों हो गया, या इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, वो क्या करता था, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर, ठीक है, जिनके मतलब ज़मीन होती थी या कुछ अपना करते थे, उनके स्थान पर जो गुलाम होते थे उनको अपने सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। ठीक है, फारसी में इनको क्या बोलते थे, बंदगा। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, और ये सब क्या करते थे, सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था इन गुलामों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो खलजी क्या है, खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो भी बंदगा का प्रयोग करते रहे बेटा, और अपने ऊपर, उनके ऊपर जो निर्भर थे निम्न वर्ग के, ठीक है, जो निचले वर्ग के लोग थे, उनको क्या करते थे, ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे, और ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ठीक है, ताकि वो उनकी वफादारी करे। फिर गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। मतलब कि वो सिर्फ अपने, जिन्होंने इनको बनाया है, सिर्फ उसके प्रति वफादार रहते थे, लेकिन जो उनका आने वाला उत्तराधिकारी था उसके प्रति वफादार नहीं रहते थे। ठीक है, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। तो देखो बेटा, जो उनके उत्तराधिकारी थे वो अपने अलग तरीके से वो बनाते थे फिर, ठीक है, नौकरों को। तो आपस में जब वो दूसरा उत्तराधिकारी वहाँ पर बैठता था तो उनमें आपस में मतलब कि एक तरीके से लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, एक दूसरे का विरोध करते थे वो। अब सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो जो सुल्तान की तरह ही जो खलजी था और तुगलक शासक के जो सेना नायक थे, मतलब कि जो तुगलक शासक थे बेटा उस समय पर जिन्होंने ये शासन किया, उन्होंने भी क्या सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है, और इन्हें संभालने वालों को इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मतलब इनको क्या बोलते थे, मुक्ति या फिर इक्तदार बोला जाता था। ठीक है, जो ये सूबेदार थे। अब बेटा मुक्ति क्या है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अपनी सेवाएं, सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। तो फिर मुक्तियों का क्या कार्य था बेटा, ये आपको यहाँ पर बताया गया कि वो क्या क्या करते थे। वो मतलब कि अपने जो भी सैनिक अभियान होते थे उनका नेतृत्व करते थे, कानूनी व्यवस्था बनाए रखते थे अपने, जो मतलब कि जो भी उनकी सेना की टुकड़ियाँ होती थी, और सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में उनको क्या दिया जाता था, जिस इलाकों में वे सेवाएं दे रहे हैं उस इलाकों से वेतन वसूला जाता था कर के रूप में। ठीक है,
उसी से क्या मिलता था, फिर इन सैनिकों को तनख्वाह मिलती थी। फिर मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। ठीक है, तो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या था बेटा, उन पर कैसे काबू रखा जाता था? जो उनका वन पद था वंश परंपरा से नहीं चलता था। मतलब कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो मुक्ति है, ठीक है, उस समय पर, तो उसके बाद जो उसके आने वाली संतान है वो उस पद को नहीं संभालेगी। ठीक है, तो उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिलते थे, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या होता था? नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ? जो भू राजस्व, भूमि के जो कर लिया जाता था, उसका निर्धारण और उसकी वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय सामंत थे, जो लेते थे, ये कर लगाते थे, उनसे छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। बल्कि उनको भी क्या बोल दिया गया कि तुम भी कर दोगे। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसानों की उपज पर लगभग 50% होता था, मतलब आधी उनकी, जितना भी उन्होंने बोया या उगाया उसका आधा हिस्सा वो खुद ले लेते थे। ठीक है, और फिर मवेशियों पर लगाया जाता था, घरों पर कर लगाया जाता था। देखो, कृषि पर लगाया जाता था, मवेशियों पर लगाया जाता था और घरों पर लगाया जाता था। अब बेटा देखो, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया क्या क्या करते थे वो, कौन कौन किससे काम करवाया जाता था, कर वसूला जाता था, क्या क्या कार्य होते थे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सल्तनत काल में इक़्तिदार होते तो आपके कौन कौन से कार्य करने होते? तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते बेटा, हम पढ़ चुके हैं। लिखोगे कैसे? यदि मैं सल्तनत काल में इक़्तिदार होता तो मुझे सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना पड़ता, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुझे इलाकों से राजस्व की वसूली करनी पड़ती, और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिकों की तनख्वाह भी देनी पड़ती। तो ये सारे कार्य करने पड़ते। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो क्या विशेषता थी, मतलब किस तरीके की कर प्रणाली थी उसके में? तो बेटा देखो, हमने यहाँ पर पढ़ी है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसने भू राजस्व के निर्धारण वसूली का कार्य अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, और फिर किस तरीके से कर वसूला, ये सारा लिख दोगे आप उसमें। ओके, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।